हेलो शब। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्रिहेंशन 4। इसमें कह रहा है कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट्स इन YDSC अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर द फ्रिंजेस आर। जो कह रहा है इस कंप्रिहेंशन में इन YDSC अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर द फ्रिंजेस आर सीन ऑन द स्क्रीन यूजिंग मोनोक्रोमेटिक सोर्स S मूविंग हैविंग वेवलेंथ इतना इन एयर S1 S2 two slits D 1 mm D 1 meter. Let slit S1 S2 medium of refractive index N1 is present and right of S1 S2 medium is 3/2. लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ S1 S2 मीडियम 2 का है और S1 S2 की इधर 3/2 का है. एज अ थिन स्लैब T is placed at in front of S1, the refractive index N3 of the slab varies with the distance from its starting face as shown in the figure. देखो ये डायग्राम है, इसका रिफ्लेक्स N1 है, दिख ही रहा है, लिख लेते हैं ये पे. N1 किसके बराबर है 2, तो N1 है 2 के बराबर, लिख लो 2 है. N2 है किसके बराबर 3/2 है. N3 इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और जो बीच की दूरी है S1 S2 के बीच की दूरी वो कितना दिया गया 1 mm. S1 S2 इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है 1 mm. ओके, वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 का वेवलेंथ है. कह रहा है इन ऑर्डर टू गेट सेंट्रल मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा अगर बनाना है तो स्लैब का इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, टी की वैल्यू बताइए. इजी क्वेश्चन, ये जो है ना यहाँ से मिलाओ. तो इस पाथ का जो पाथ डिफरेंस आएगा, इस पाथ में का जो पाथ मतलब ये जो पाथ है आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम क्या बताएंगे ये पाथ प्लस ये पाथ इक्वल हो जाए तो मैं कहूंगा कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, स्क्रीन के सेंटर पे यही मिलेगा. ठीक है, चलिए 40 सॉल्व करता हूँ. ठीक है, ये पॉइंट वो है, व्हाइट बोर्ड पे चलता है क्वेश्चन 48 के लिए. ठीक है, तो ये S1 है, S2 वो, और इसको S से रिप्रेजेंट कर दिया. तो इस पॉइंट O पे सेंट्रल मैक्सिमा पाने के लिए ये पाथ इस पाथ की इक्वल होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा पाथ से काम चला जाता है. तो देखो इसमें इसमें कितना एक्स्ट्रा पाथ है बताओ, इसमें इससे कितना एक्स्ट्रा पाथ है. देखो तो ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है स्मॉल डी, मतलब ये कैपिटल डी है ना, ये कैपिटल डी स्मॉल डी है. तो ये पाथ कितना ज्यादा है बताओ, तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी के स्क्वायर माइनस डी हटा दो, इस पाथ में से इस पाथ को हटा दिया, ये इसमें एक्स्ट्रा है.
और इस रीजन में ये लेंथ बराबर है, बट इसमें एक ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ एक्स्ट्रा है। इसमें कितना ऑप्टिकल पाथ एक्स्ट्रा है? तो मी माइनस वन इंटू टी एक्स्ट्रा है। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा इसमें जो एक्स्ट्रा पाथ है जो कि यहाँ पे है वो इसके एक्स्ट्रा पाथ के इक्वल होना चाहिए। इसमें कितना एक्स्ट्रा पाथ है? तो सिर्फ इसी में तो है, दैट इज म्यू माइनस वन इंटू टी। लेकिन म्यू तो चेंज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, जो कि कितना है, इस ग्राफ का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन रखना पड़ेगा, n3। तो n3 और क्या बनेगा, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट 1, mx इस लाइन का स्लोप, स्लोप कैसा आएगा, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, जो tan थीटा बनेगा, tan थीटा इज दिस लेंथ, इस लेंथ किससे आएगा, और ये 3 है, ये 1 है, तो बनेगा 2, ये 2 है और ये t है, तो स्लोप बना क्या, 2 अपॉन t, 2 अपॉन t mx प्लस सी, c1 है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन बनेगा y बराबर mx प्लस सी, तो m बनेगा 2 अपॉन t x प्लस 1, n3। ओके, अब इसको व्हाइट बोर्ड फिर चलते हैं हम लोग। n3 की जो वैल्यू आई है 2 अपॉन t x प्लस 1, और ये जो स्लैब है इसको तो मैं दिखा दो, ये ओरिजिन है, तो यहां से लेके यहां तक का ऑप्टिकल पाथ निकालना पड़ेगा, उसमें से तुम्हें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहले 1 नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि कंपैरिजन पता है किससे होता है, इस स्लैब का कंपैरिजन वैक्यूम वाले के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, म्यू रिलेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मीडियम है ना, ये जो मीडियम उसका 3/2 का रिफ्लेक्स है, सबको ऑप्टिकल पाथ में जाना पड़ेगा। सबको ऑप्टिकल पाथ में ले जाना पड़ेगा, ठीक है, सबको ऑप्टिकल पाथ में जाना पड़ेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इधर का n1 है, इधर का n2 है, ये n3 था, n1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस पाथ में से इस पाथ को घटा दिया, वो आ गया एक्स्ट्रा पाथ, और उसका ऑप्टिकल पाथ क्या बनेगा, n1 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू, ये तो इस पाथ का है, अभी इस पाथ का, बस इस पाथ का एक्स्ट्रा, अभी इसका तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस स्लैब का ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, निकालते हैं, x पे जाएंगे, dx की स्ट्रिप लेंगे, इस स्ट्रिप का ऑप्टिकल पाथ लिखेंगे, इस स्ट्रिप का जो ऑप्टिकल पाथ आएगा dx नॉट, ये बनेगा म्यू, कितना, म्यू इंटू एक्स होता है, ऑप्टिकल पाथ इज म्यू एक्स, तो म्यू ये है, तो 2 अपॉन टी इंटू एक्स प्लस 1, म्यू इंटू एक्स, थिकनेस dx है ना, dx लेंथ का ऑप्टिकल पाथ, dx लेंथ का जो ऑप्टिकल पाथ बनेगा, इस dx लेंथ का जो ऑप्टिकल पाथ बनेगा वो म्यू इंटू dx बनेगा, और म्यू ये वैल्यू है, उठा कर दो यहाँ पे। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में x जो है 0 से शुरू होगा और यहाँ तक चलेगा, तो यहाँ का x क्या है, 0, और यहाँ का x क्या है, थिकनेस t है ना, इसका थिकनेस t है, t तक लेके जाओ, कर दो इंटीग्रेट, इससे जो ऑप्टिकल पाथ आएगा इस स्लैब का बनेगा 2 अपॉन टी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 यहाँ पाएगा, एक्स स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस अगेन dx यहाँ पे, तो x बनेगा लिमिट t, तो क्या बन गया, t प्लस t, दैट इज 2t, दिस वन इज द ऑप्टिकल पाथ, ये ऑप्टिकल पाथ है इसमें। तो मुझे ये बताओ, एक काम करते हैं ना, इसमें तो एक्स्ट्रा पाथ इतना बन गया, ये पता है तुमको ना, ज्यादा अच्छे समझाना सही रहेगा, मान लो इस पाथ को लिख लो x1 है, इस पाथ को लिख लो x2 x1, तो
x1 क्या लिखोगे, x1 को लिखोगे एस एस टू इंटू n1। फिर ये पाथ किसके बराबर है, S2O इंटू n2 ऑप्टिकल पाथ इसका। फिर x2 का लिखो ऑप्टिकल पाथ, x2 मतलब इस पाथ का, तो है एस एस वन इंटू n1 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ऑप्टिकल पाथ आ गया। फिर ये बचाइए, ये क्या है S1 O, लेकिन इसमें से ये जगह खाली हो गया ना, टी का थिकनेस, इसका थिकनेस टी है, ये खाली हो गया, हटा दे, इंटू n2 करोगे n2, तो इसका और इसका ऑप्टिकल पाथ है। अब बच गया इसका ऑप्टिकल पाथ, इसका ऑप्टिकल पाथ कितना है, इसका ऑप्टिकल पाथ वो तो तुम अभी निकाले, दैट इज 2t, ये 2t ही है बेसिकली, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ 2t था इंटीग्रेट करने के बाद, तो ठीक है 2t है। तो अब फॉर सेंट्रल मैक्सिमा ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो इसको इक्वल कर दो, ठीक है, बन गया S1 n1 किसके बराबर था 2, n1 2 है और n2 कितना 3/2 है, n1 2 n2 3/2, ठीक है। तो क्या लिखोगे S1 इंटू n1 कितना है 2 प्लस S2O और n2 कितना है 3/2 बराबर S1 इंटू 2। अच्छा x0 को 2t है ना, इसको इधर कहीं लिख लो ऑप्टिकल पाथ, बाकी कैलकुलेशन के लिए हटा देता हूँ। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ऑप्टिकल पाथ इक्वल होता है नेट पाथ डिफरेंस 0 पर, नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज 0। फिर ये S1 n1 लिख दिया, ये क्या बनेगा S1O माइनस टी इंटू n2 अगेन क्या है 3/2 है, प्लस 2t। अच्छा इसको इधर भेज दो, ये क्या था यार, ये S2 था ना, S2 इंटू n1 2 S2O इंटू, ठीक है। तो इसको तुम इधर भेजोगे तो 2 कॉमन आएगा, क्या बनेगा SS2 माइनस SS1, तो इसमें से ये दूरी घटाना है, तो ये दूरी क्या आएगा कैपिटल, ये कैपिटल डी है स्मॉल डी है, तो ये दूरी क्या बनेगी डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल डी, ये बनेगा। देखो इसको इधर भेज दिया है तो 2 कॉमन निकाल लिया, और SS2 क्या बनेगा ये दूरी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट बनेगा, उसमें से SS1 घटाना है, ये घटाना है, तो वो डी तो है ये इक्वल प्लस ये कितना है S2O ये है S1O ये है 3/2, तो तुम कल्पना कर देखो ये 3/2 इस SNO के साथ, और SNO ये पूरा लेंथ S2O आपस में बराबर है ना, लेंथ में तो ये दूरी बराबर ही है, तो इसको कैंसिल कर देगा। फिर क्या बचेगा इक्वल टू 2SS1 नहीं 2SS1 को तुमने इधर तो भेजा ही है, तभी तो बना है, क्या ये 3/2 रुको 3/2 इंटू माइनस टी, ये क्या है प्लस 2t, तो बोलो क्या बनेगी 2 दूनी 4 3t/2। अब इसे निकालना पड़ेगा ये वैल्यू कितनी है, तो 2 को इधर फिलहाल भेज दो, नहीं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो यहाँ पे, यहाँ से d कॉमन निकालो तो बनेगा d तो बाकी कैलकुलेशन करने मैं सोच रहा था डेल्टा एक्स पहले निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स बराबर इस पाथ में से इस पाथ को घटाना होता है, तो ये x1 है, इसमें से इसको घटाना होता है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, फिर ये रहने दो ऐसा, फिर ये पूरा टर्म ना यही बनेगा, ये इधर भेजा डेल्टा एक्स है ना, ये ट्वाइस बनेगा, और ये टर्म जब इधर आएगा इधर तो बनेगा माइनस, तो माइनस से प्लस बन जाएगा,
तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। रुको, तो बन जाएगा, अच्छा रुको तो 2 मिनट, एक ही बात है, ये वाला टर्म जब इधर आएगा ना तो ये माइनस टी बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस आ रहा था, नहीं, माइनस टी बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टी बाई टू, ये ऐसे लिखो, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब इस पाथ में से ये पाथ का ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस निकाला था। अब देखो तो ये कितना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन करो यहाँ पे, तो बनेगा डी कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो बनेगा क्या, 1 प्लस डी स्क्वायर अपन कैपिटल डी का स्क्वायर का पावर 1/2, टू कॉमन है, डी बाहर है, इतना माइनस टी, ये वाला निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस इसका। तो बाइनोमियल एक्सपेंस करोगे तो क्योंकि डी कैपिटल डी से बहुत कम है तो 1/2 का टर्म यहाँ बच जाएगा, ये 1 के साथ जब मिलेगा तो इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 यहाँ जाएगा तो इसे कैंसिल करेगा और डी इसे कट करेगा तो बनेगा डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, ये पार्ट डिफरेंस है, मतलब इसकी पूरी वैल्यू बन जाएगी दिस इज डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी माइनस टी बाई टू। इसका मतलब सबका जो पाथ डिफरेंस आया नेट इतना है। जो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स 0 कर दो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो 0 करोगे तो यहाँ से इसको पूरी वैल्यू 0 कर दो, ये तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2d का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल डी। अच्छा डी किस बराबर है, स्मॉल डी बराबर है, देखो 1 mm, देखो 1 mm है, ये 1 mm है, कैपिटल डी किसके बराबर है 1 मीटर, तो 1 mm, तो 1 mm मतलब 10⁻6 डी स्क्वायर है ना, 1 mm 10⁻6 का स्क्वायर अपन कैपिटल डी 1 है, दिस इज 2 माइक्रोमीटर इज आंसर। क्वेश्चन 40 का आंसर होगा 2 माइक्रोमीटर। नाउ 41, इफ द थिकनेस ऑफ स्लैब इज 1 mm, अगर 1 mm थिकनेस है द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज, सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन कहाँ होगा, वाई कोऑर्डिनेट किधर होगा। अब ओके थिकनेस है तो अब फिर डेल्टा एक्स निकाल लो, इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स फिर निकालेंगे, डेल्टा एक्स ही है ना, डेल्टा एक्स है, एक काम करो बाकी सब हटा दो कैलकुलेशन, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टी की जगह कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर है ना, 1 माइक्रोमीटर कह रहा है, 1 माइक्रोमीटर कह रहा है, टी की वैल्यू कर दो तब, तो डी स्क्वायर अपन कैपिटल डी स्क्वायर, तो डी किस बराबर था 1 mm था, तो 10⁻6 कैपिटल डी 1 था, माइनस ये किसके बराबर है, टी कितना आ गया, टी उन्होंने 1 कर दिया, मतलब 1 माइक्रोमीटर, वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ इंटू 10⁻6 पार्ट डिफरेंस आ गया, मतलब इसमें और इसमें पार्ट डिफरेंस इतने का होगा। माइनस साइन बता रहा ना कि जब पाथ ये अगर माइनस साइन बता रहा है कि ये वाला पाथ क्या है, ये वाला पाथ कम है तभी तो x1 से x2 घटा रहे हो, अगर ये पाथ कम है तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, ऊपर कि नीचे, ऑफकोर्स सेंट्रल मैक्सिमा को ऊपर जाना चाहिए था, शिफ्ट होना, किससे किससे बताया है, हाँ इसमें से मैंने इसको हटाया है तो वैल्यू आ गई निगेटिव, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट करेगा, ऊपर का मतलब प्लस, या तो ये आंसर होना चाहिए या तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ओके, हम एक मिस्टेक कर गए, प्लस नहीं हो रहेगा, रीजन ये है ना कि डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी आई है, अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट करेगा पता है, मतलब यहाँ पे जाने के बाद पार्ट डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, पार्ट डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है,
तभी हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे हुआ है, जब इसको इससे घटाओगे तो प्लस आएगा ना, प्लस 1/2 10 पावर माइनस 6 आएगा, प्लस आ गया। इसका और घटाओ तुम x1 माइनस x2, ये वाला पाथ ज्यादा है इस वाले से, तभी तो प्लस आया है। डेल्टा एक्स इज व्हाट, डेल्टा एक्स तुम्हारा जो आ रहा है दैट इज x1 माइनस x2। जब इसमें से ये घटाने के बाद, ये घटाने के बाद इतनी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये वाला पाथ ज्यादा है, और सेंट्रल मैक्सिमम के लिए पाथ सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ज्यादा पाथ आ रहा है वो इस वाले पाथ से कब बैलेंस होगा, जब थोड़ा सा नीचे आएगा ना, जब तुम थोड़ा सा नीचे लेके जाओगे, नीचे यहाँ पे लेके जाओगे, तो ये वाला पाथ थोड़ा सा कम आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ गया, तो फिर पाथ डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऊपर का पाथ और नीचे का पाथ इक्वल आ जाएगा, और डेल्टा एक्स 0 होता है फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, इसका मतलब शिफ्ट की जरूरत नीचे, तो कितने का एक्स्ट्रा पाथ मिलना चाहिए, इतने का एक्स्ट्रा पाथ मिलना चाहिए। तो इसमें और इसमें एक्स्ट्रा पाथ अगर इतने का मिलना चाहिए, इतने का, तो अगर मैं इसको मिला दूं, इसको, ये वाला एंगल थीटा है, तो इस पाथ में और इस पाथ में जो पाथ का डिफरेंस आता है, दिस इज नथिंग बट डी साइन थीटा। याद करो, इसमें जो पाथ का डिफरेंस आता है वो डी साइन थीटा आता है, याद आ रहा है ऐसे। अगर ये सिल्ट है, अगर ऐसे मिला दो, ये वाला एंगल थीटा है, पीछे इसमें कितने का पार्ट डिफरेंस, डी साइन थीटा। वैसे ही अगर मान लो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, तो ये वाला एंगल थीटा है, तब क्या लिखते, अगेन डी साइन थीटा लिखते, अगेन डी साइन थीटा लिखते, बस जो थीटा तुम ऊपर दिखा रहे हो थीटा नीचे, और क्या, तो सब सेम है। ओके, तो डी साइन थीटा की वैल्यू इतनी आएगी। अब डी की वैल्यू क्या है, 1 mm, तो रख दो 1/2 10 पावर माइनस 6, 1 mm है ना, 10 पावर माइनस 3 इंटू साइन थीटा। यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 10 का पावर माइनस 3/2। देखिए ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हो, tan थीटा। तो tan थीटा किस बराबर है, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ y है और ये लेंथ d है, d 1 है ना, तो y अपॉन d, इससे y की वैल्यू क्या आ गई, d है 1 के बराबर, y अपॉन 1 आ गया 10 पावर माइनस 3/2 मीटर, मतलब 0.5 mm इज आंसर। ओके ओके, देखिए अभी कोई आंसर ही मैच नहीं किया, मतलब हमने एक बार फिर मिस्टेक कर ली। देखो मिस्टेक कहाँ हमने कर लिया, ये गड़बड़ देखो कहाँ हुआ, 1 सेकंड जस्ट वेट करना, वेट, हम गलती कहाँ कर रहे हैं बताता हूँ। जब इसको तुम नीचे लेके आओगे, इसको जब तुम नीचे लेके आओगे, ये वाला पाथ इस पाथ से कितना ज्यादा होगा, डी साइन थीटा ना, लेकिन इसका ऑप्टिकल पाथ लिखोगे ना, दैट इज म्यू इज n2। ये जो पाथ है ऐसे दिखा रहा ना, सुनना सही से, और ये वाला एंगल मान लो थीटा, सॉरी देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, एक स्लिट से दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाला जो पाथ है इस पाथ से कितना ज्यादा है, दैट इज डी साइन थीटा। बट ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 का है ना, n2 का है, तो कितना ऑप्टिकल पाथ लेंथ ज्यादा होगा, तो n2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जो एक्स्ट्रा बैलेंस और ऑप्टिकल पाथ, उसको तुम मल्टीप्लाई किस करोगे, डी साइन इंटू n2 से करोगे, नहीं, n2 बराबर किसके, 3/2 का, तो n2 जगह पे तुम्हें 3/2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हें 3/2 यूज करना पड़ेगा, ऑप्टिकल पाथ बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3/2 का टर्म, ठीक है। तो इससे tan थीटा इंटू 3/2, मतलब ये कितना आ रहा है देखो, इस साइड को मैं tan बोला ना, tan, तो 3/2 बनेगा, और tan था कितना, y अपॉन डी, तो एक काम करते हैं, इसको अब हटा ही दो यहाँ से, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, दिस इज 1/3 10 पावर माइनस 3 आ गया, 10 पावर माइनस 3, 2 से 2 कटेगा, और साइन tan थीटा होता है, और tan थीटा किसी बराबर होगा, ये दूरी y है और ये दूरी d है,
दिस इज y अपॉन कैपिटल D इज 1। तो y कितना आएगा, y क्या आएगा 1/3 mm। शिफ्टिंग नीचे, तो आंसर क्या मार्क करेंगे -1/3 mm। 42 फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो फ्रिंज विड्थ होगा वो तो हमेशा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, d लैम्डा ऑफ मीडियम डिवाइड बाय स्मॉल d। d किसके बराबर है 1 मीटर है, स्मॉल d किसके 1 mm है। लैम्डा कितना, वेवलेंथ कितना, वेवलेंथ जो यूज हो रहा है वो 3000 एंगस्ट्रॉम यूज हो रहा है, 3000 एंगस्ट्रॉम यूज हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे 3000 एंगस्ट्रॉम, बट किसके रिस्पेक्ट में, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या होता है, लैम्डा नॉट अपॉन म्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/2। यहाँ पे 3/2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा करीब 2.2 mm इज आंसर। नाउ 43 क्वेश्चन पे आते हैं। 43 क्वेश्चन में कह रहा है कि a parallel beam of light consists of two wavelengths lambda 1 lambda 2 is incident perpendicular to the plane of both slits in typical young double slit experiment. The separation between the both slit is 2 mm and distance between slit is 1 meter. In each situation, the column 1, a point P on the screen is separated by a distance L. Match the entire column 2. ठीक है, लैम्डा 1 ऊपर वाले पे वेवलेंथ कितना है 4000 का एंगस्ट्रॉम का, नीचे वाले पे कितना का वेवलेंथ है 8000 का वेवलेंथ है, और डी की वैल्यू कितनी 1 मीटर, और इस 1 मीटर, और स्मॉल डी कितना है 2 mm है। एट पी तब दैट एल बराबर 0, इट इज एल। In each situation, the point P on the screen is specified by a distance L from the central on screen. ये दूरी L है बेसिकली। तो क्या है एट P such that L बराबर 0, अगर L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम लैम्डा 1 के लिए मिनिमम कितना, सबका मैक्सिमम मिलेगा। अगर L की वैल्यू 0 है तो सेंट्रल लाइन पे तो दोनों का मैक्सिमम आता है, तो P का आंसर पता है क्या आएगा, P का आंसर आएगा दोनों का मैक्सिमम, 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। P का 1 और 3 दोनों आंसर चलेगा, ठीक है। 43 में P का 1 और 3 दोनों चलेगा, समझ सकते हैं। अब कह रहा है अगर L की वैल्यू 0.1 mm है, L की वैल्यू अगर 0.1 mm है तब चेक कर लेते हैं इसका। अच्छा, मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमा का फॉर्मूला, मैक्सिमम फॉर्मूला होता है एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एन के जगह पे क्या एन ही रहने दो, कैपिटल डी क्या है 1 मीटर है, रहने दो। वेवलेंथ लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम है ना, देखो 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या बनेगा 4 × 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 × 3 - 7 डिवाइड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है 2 mm है, देखो 2 mm है, 2 mm है 10⁻3। इससे वैल्यू क्या आ गई, ये 2 बनेगी इंटू -4 बनेगा ना, 10⁻4 बनेगा इंटू स्मॉल एन बनेगा, ठीक है। यही बेसिकली y है। अब कह रहा है कि अगर l की वैल्यू 0.1 होगा, तो अगर 0.1 होगा तो क्या इंटीजर आएगा n, ऑफ कोर्स इंटीजर आएगा। देखो y की जगह पे 0.1 रखो, y की जगह पे अगर 0.1 रखोगे तो 0.1/2, लेकिन ये 10⁻4 है ना, तो मैक्सिमम आएगा। और जब लैम्डा 4 होगा तभी मैक्सिमम बनेगा। और 8000 पे अगर यहाँ पे 8 लिखोगे 8, तो ये बनेगा 4 दोनों का मैक्सिमम आएगा, क्यू पे भी दोनों का मैक्सिमम आएगा, क्यू पे भी दोनों का मैक्सिमम। जो काम मैं ये किया ना, देखो ये y1 हो, पहले वाले के लिख लो, और y2 वाले के लिए क्या लिखोगे तुम, इस मैक्सिमा के लिए लिखोगे तो यही, बट वेवलेंथ की जगह पे 8 लिख देना, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 4 का डबल है ना, 4 का डबल है, मतलब ये क्या आएगा 4 × 10⁻4 है। अब तुम्हें चेक करना है, अगर n इंटीजर आ गया तो मैक्सिमा है, ठीक है।
अगर एन इंटीजर नहीं आता है तो मैक्सिमा नहीं हो, तो उसके बीच का हो सकता है। तो देखो पॉइंट वन प्लेस करोगे, पॉइंट वन वाई वन जब पॉइंट वन प्लेस करोगे तभी भी एन इंटीजर आएगा। इसको एन वन कर लो, इसको एन टू कर लो, और वाई टू की जगह पे जब प्लेस करोगे पॉइंट वन तभी भी एन टू इंटीजर आएगा। तो इसमें भी वन एन थ्री लिखेंगे। तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, एल पॉइंट वन है ना, नहीं पॉइंट वन है ना, एम एम लिखा हुआ है, इसीलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा। वन सेकेंड, इसीलिए तो गलत हो रहा है। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो। देखो ये पॉइंट वन है ना, तो पॉइंट वन तुम यहाँ रखो, पॉइंट वन जब पॉइंट वन यहाँ रखोगे तो पॉइंट वन इंटू टेन पर माइनस थ्री बनेगा। तो ये क्या आएगा, ये 10 बचेगा, ये माइनस थ्री बचेगा ना, ये माइनस फोर बचेगा, तो कैंसिल, तो बाई टू, वन बाई टू आएगा, एन वन इज नॉट इंटीजर। और जब तुम यहाँ प्लेस करोगे पॉइंट वन तब तो और इंटीजर नहीं आएगा, तो दोनों का मिनिमा आएगा इसमें, पी पे दोनों का मिनिमा बनेगा। मतलब मिनिमा किस पे दिख रहा है, टू और थ्री आ रहा है, मिनिमा टू और फोर पे, टू और फोर पे, क्यू पे टू फोर चलेगा, टू और फोर। अब पी पे वन थ्री चलेगा, तो वन और थ्री पी पे, देखो पी पे वन थ्री यहाँ पे, क्यू पे टू एंड फोर, तो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अब आपको सिर्फ एक ही जगह बचे हो, टू और फोर, वन फोर, ये भी चल रहा है, थ्री टू भी चल रहा है, क्यू तक तो चल रहा है। आर पे लेते हैं, आर पे कह रहा है एल पॉइंट टू है। अच्छा अगर एल पॉइंट टू ले लिया तुमने, अगर एल पॉइंट टू लिया, यहाँ पे तुमने पॉइंट टू ले लिया, पॉइंट टू, तब तो पॉइंट टू में टिकट के इंटीजर आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम मिलेगा 4000 के लिए, इसके लिए मैक्सिमम मिलेगा, मतलब लैम्डा वन के लिए मैक्सिमम मिलेगा, तो वन बनेगा। लेकिन जब तुम यहाँ पे प्लेस करोगे पॉइंट टू, जब यहाँ प्लेस करोगे पॉइंट टू, यहाँ प्लेस करोगे तो पॉइंट टू इंटू पर माइनस थ्री है, इसे कट कर देगा, बट ये जब जाएगा पॉइंट टू के साथ तो ये मिनिमा बना देगा, तो मिनिमा मिलेगा, लैम्डा टू का मिनिमा बनेगा, मतलब फोर आएगा। तो सी का आंसर वन फोर होना चाहिए, आर का आंसर वन फोर, तो आर का आंसर है फोर, तो फोर यहाँ पे भी है, फोर यहाँ पे भी है, एस पे चेक करना पड़ेगा, फोर यहाँ पे भी है, फोर यहाँ पे भी मिल रहा है, एस पे चलता है। अगर पॉइंट फोर प्लेस कर दिया दोनों को, पॉइंट फोर, तो पॉइंट फोर रखोगे तो इसका ही मैक्सिमम आएगा, पॉइंट फोर इंटीजर, ए भी इंटीजर, दोनों का मैक्सिमम, मतलब वन थ्री चलेगा, इसका वन थ्री चलेगा, वन थ्री, तो वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, मतलब इस पे मैच कर रहा है। से काम करते हैं, ये पार्ट में क्या है, पी का वन किस पे दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, क्या पी में थ्री है, देखो यहाँ देखो सब मैच कराएंगे, क्या थ्री है, थ्री है, क्यू में टू है, हाँ देखो टू है, आर में फोर है, हाँ फोर है, एस में थ्री है, हाँ थ्री है, ये पार्ट भी दिख रहा है। बी पार्ट में वन है, पी में हाँ, क्यू में टू है, हाँ, आर में थ्री है ना, सी में वन है, हाँ, क्यू में फोर है, हाँ, आर में फोर है, हाँ, एस में थ्री है, हाँ, सी भी दिख रहा है, डी थ्री टू वन फोर, आर में वन है, हाँ, इसका सी वी और सी पार्ट दिख रहा है, मिस्टेक करना क्या होगा देखो, तो हम लोग क्या लिखे तुम एन डी लैम्डा अपन स्मॉल डी ना, तो एन डी लैम्डा अपन स्मॉल डी, तो एन डी वन लैम्डा फोर इंटू टेन पावर माइनस थ्री लिखा था, माइनस सेवन बनेगा, और स्मॉल डी टू एम एम, स्मॉल डी कितना है, टू एम एम, ठीक है, तो बनेगा ट्वाइस का टर्म बनेगा, और इतना बनेगा, जीरो पे तो सबका मैक्सिमम तो वन थ्री आएगा। अच्छा ये पॉइंट फोर बनेगा, तो पॉइंट फोर एम एम पे क्या देगा, ये पॉइंट फोर एम एम पे क्या देगा, पॉइंट फोर एम एम है ना, टेन पावर माइनस थ्री कटेगा, ये तो वन आ जाएगा, अब पॉइंट फोर अगर यहाँ प्लेस कर दो टू आ जाएगा,
तो एस का 1 3 होना ही चाहिए, एस का 1 3 होना चाहिए, अब पी का भी 1 3 होना चाहिए। लेकिन जब आर पे जाओगे, आर पे जब 0.2 प्लेस करोगे, 0.2 पे, 0.2 पे तो इसका मैक्सिमम मिलेगा 0.2 रखोगे तो, क्योंकि इंटीग्रल बन जाएगा। 0.2 पे ये मिनिमम बनेगा, ये गलत है। आर पे ये मिनिमम बनेगा, आर पे पहला का मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम, और ये मिनिमम आएगा, मिनिमम फॉर ये तो 4 तो सिर्फ लिखा हो। अब 0.1 पे दोनों का मिनिमम बनेगा तो 4 होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, इसका आंसर है तो मैच करा के देखो, ए आई सी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर सच दैट द प्रॉपर इंटर इज फ्रॉम द कॉलम टू कॉलम 1 is an steady magnetic field. Electric field is perpendicular to the length of the rod. An unsteady magnetic field. Unsteady. Time varying magnetic field is present in uniform region of radius r. ठीक है, तो देखो अगर ऐसा है और टाइम के साथ अनस्टडी है, पोजीशन के साथ अगर कांस्टेंट है, अंदर वाले पॉइंट के लिए r/2 का फॉर्मूला होता है, ये होता है अंदर वाले पॉइंट के लिए r इज लेस देन रेडियस से कम होता है तो, और ये जो फॉर्मूला बनता है वो ग्रेटर देन के बनता है, ये बताया जा चुका है तुम्हें। एन अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r। लेंथ ऑफ रॉड, इसमें रॉड कहाँ है? ये और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड, 4 इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, सही कह रहा है, पी का 4 आना चाहिए, पी का 4। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विद इन आर इज लेस देन इतना, तो क्यू का 2 होना चाहिए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड, तो क्यू का 3 होना चाहिए, आर का 3 होना चाहिए आउटसाइड के लिए। एस इफ रॉड इज प्लेस अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द मैग्नेटिक, डायमीटर से अगर प्लेस करोगे इससे, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, ऑफ कोर्स सही करा, परपेंडिकुलर होगा, क्यों? क्योंकि रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, बेसिकली सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है ऐसे, तो परपेंडिकुलर ही तो होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है सर्कुलर रीजन में, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर्कुलर आता है। इसकी डिटेल थ्योरी अगर जानना है तो आप ईएमआई में पढ़ लीजिएगा, और डिटेल एक्सप्लेन है कि एक्चुअल में इसके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 1, एस का 1, डी पार्टी आंसर। 45 लास्ट क्वेश्चन दिस पेपर, इसमें कह रहा है इन सीरीज RLC AC circuit the frequency of source can be varied. When the frequency is vary gradually in one of direction f1 f2, the power is found to be maximum at f1. Okay. When frequency is vary gradually at other direction from f1 to f3, the power is found to be same as f1 and f3. Match the proper entry from the column 2 and column 1. ओके, तो इस डायग्राम को हम लोग चलो व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, कह रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी ग्रेजुअली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, एक डायरेक्शन में अगर वेरी कर रहा है, f1 टू f2 पावर इज फाउंड टू बी मैक्सिमम एट f1, f1 पे पावर मैक्सिमम, f1 पे पावर मैक्सिमम मतलब अगर पावर का फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ग्राफ यहाँ बना देता है, पॉसिबिलिटी चेक करें, ठीक। पावर का ग्राफ ऐसे होता है मैक्सिमम पावर के लिए, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है f0। अच्छा, अगर f1 टू f2 जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ f1 टू f2 जा रहा है, पावर इज फाउंड टू बी मैक्सिमम एट f1, f1 पे मैक्सिमम है, मतलब f1 से f2 जा रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि f1 यहाँ हो
और F2 यहाँ हो, F1 से F2 जा रहा है ना, ठीक है। कि अगर F1 से F2 जा रहा है एक डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन, अगर F1 से F2 जा रहा है ऐसे, तो पावर मैक्सिमम F1 पे है, इवन के। फिर क्या कह रहा है, when the frequencies vary gradually the other direction from F1 to F2। अब दूसरे डायरेक्शन जाता है, जब इधर गया हो तो F1 पे मैक्सिमम, जब उल्टा आ रहा है तो पावर फाउंड टू बी सेम एज F1 एंड F3। F1 F3 पे पावर मैक्सिमम है, मतलब F1 F3 पावर मैक्सिमम है, तो जो पावर यहीं पे वही पावर F3 पे, तो सामने आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो जब तुम F1 से F2 जा रहे हो, जब F1 से F2 जा रहे हो तो पावर F1 पे मैक्सिमम है, और जब F1 से F3 उल्टे डायरेक्शन जा रहा हो, उल्टे जा रहा हो, तो F3 पे मैक्सिमम, F3 और F1 पे सेम है, सेम है। तो पूछ रहा है कॉलम 2 को मैच करेगा, पावर इज फाउंड टू बी सेम इन F1 F3, मैच द फॉलोइंग कॉलम। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, एक तो ये है पॉसिबिलिटी। अच्छा बताओ, अगर मान लो मैंने एक तो पॉसिबिलिटी है, मान लो F1 इधर होता, F2 इधर होता, अब तुम F1 से F2 इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, तो पावर F1 पे मैक्सिमम हो गया। और फिर कह रहा है कि अगर F1 से F3 उल्टे जा रहा है, उल्टा F3 ऐसे बना दो, तो अगर तुम इधर जा रहे हो इधर, तो F1 F3 पे से दो डायग्राम पॉसिबल है ना, F1 से F2 ऐसे जा रहे हो तो पावर F1 पे मैक्सिमम है, और जब उल्टा जा रहा हो उल्टा ऐसे, तो F1 और F3 पे सेम पावर है, तो F3 इधर रहा होगा। ये दोनों डायग्राम पॉसिबल है, मतलब एक चीज तो क्लियर कि F3 F0 के एक साइड में होगा, F0 के एक साइड में, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, एक साइड में होगा। अब इसका ऑप्शन क्या रहा, पहला ऑप्शन EM ऑफ F1 एंड F2, EM ऑफ F1 F2, EM का मतलब अर्थमेटिक में, G मतलब ज्योमेट्रिकल में, EM ऑफ F1 एंड F2, सर्किट को क्या बनेगा, EM ऑफ F1 एंड F2, F1 और F2 का EM बीच में आएगा ना, अर्थमेटिक में बीच में आएगा, बीच में मतलब यहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जाता है तो सर्किट कैसा होता है देखना पड़ेगा। मान लो ओमेगा एल इंडक्टिव के लिए क्या होता है, 1/ओमेगा c, तो मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1/√LC। ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव होगा तो इधर जो पार्ट है, इधर पार्ट इंडक्टिव कहलाएगा, इंडक्टिव, देखो इंडक्टिव, और इधर का पार्ट क्या है, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव। सिमिलरली इधर अगर आता है इधर तो इंडक्टिव होगा, इधर क्या होगा, कैपेसिटिव। तो क्वेश्चन कर रहा है F1 F2 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो F1 F2 तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बीच में आएगा तो इंडक्टिव जाएगा, यहाँ पे F1 यहाँ पे F2 तो कैपेसिटिव। पता है इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों हो सकता है, मतलब P पार्ट का जो आंसर पॉसिबल है वो कैपेसिटिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, मतलब 1 और 2 जा सकता है, कैपेसिटिव इंडक्टिव। GM ऑफ F1 F2 ये भी तो बीच में जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन भी बीच में जाएगा ना, GM। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 2 और 4 का GM कितना होता है, तो √8 बनेगा ना, तो √8 कितना होता है, √8 जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, 4 से कम होता है, ठीक था। इसका भी आंसर 1 2 आना चाहिए Q का। EM ऑफ F1 एंड F3, F1 और F3 का EM बताइए, F1 F3 का EM, F1 और F3 का EM पता करना है, ये F1 है F3 है, इसका EM,
EM पता है एकदम बीच में जाएगा, ये ऐसा है। F0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो सकता है, F1 F3 यहाँ पे ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जा सकता है, AM है ना, और GM भी। अभी चेक करना पड़ेगा इस वैल्यू को कि सही में क्या होगा। ठीक, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, चेक करते हैं। F1 F3 पे पावर इक्वल है ना, तो पावर क्या होता है, V RMS का स्क्वायर बाई जेड। V सोर्स का पीक वैल्यू तो सेम है, V0 के स्क्वायर अपॉन जेड। नहीं, ये नहीं होता, IRMS का स्क्वायर इंटू जेड होता है, IRMS का स्क्वायर इंटू जेड, या VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस डेल्टा फाई बनता है ना। VRMS तो फिक्स वैल्यू है, और IRMS भी क्या लिखोगे, अगेन V अपॉन जेड लिखोगे, अगेन V अपॉन जेड, आई अगेन V अपॉन जेड है, कॉस फाई क्या है, कॉस फाई, जब फाई है ना, कॉस फाई ये R होता है, ये जेड है, तो कॉस फाई क्या होगा, R अपॉन अगेन जेड होगा, है ना। ये क्या बन गया, V का स्क्वायर R अपॉन जेड का स्क्वायर, ये पावर बन गया। पावर सेम कब होगा, जब एम्पीडेंस सेम होगा ना, पावर कम सेम होगा, V और R तो इक्वल है, तो R रजिस्टर नहीं चेंज होगा, V पिक RMS वैल्यू है, सोर्स की नहीं चेंज होगी, तो एम्पीडेंस सेम होगा तब पावर सेम होगा। मतलब ये कि F1 जो है, F1 और जो F3 है, इन दोनों पे एम्पीडेंस सेम होना चाहिए, तब जाके पावर सेम आएगा। एम्पीडेंस क्या होता है, एम्पीडेंस होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, तो XL माइनस XC, तो XL माइनस XC कितना होता है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो पता है इसका मतलब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, पता है किसके, इसका R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस कर दो, ये प्लस 1 अपॉन ओमेगा C कर दो, ये ऐसे दिखा दो। एम्पीडेंस सेम है, तो अगर सर्किट इंडक्टिव है तो ओमेगा L माइनस ओमेगा C चलेगा, और 1 अपॉन ओमेगा C, और कैपेसिटिव है तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अब दोनों पे एम्पीडेंस इक्वल हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, दोनों स्क्वायर। इसे से हम एक चीज प्रूफ कर सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं, इसे हटाता हूँ, इससे मैं ये प्रूफ करूंगा कि ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू माइनस ओमेगा L प्लस 1 अपॉन ओमेगा C, ये बनेगा। तो इसको इधर भेज दीजिए, नहीं ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी F3 वाली है, और ये फ्रीक्वेंसी F1 वाली है ना, तो इसको तुम ओमेगा 1 लिखोगे, ओमेगा 1, इसको 3 लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, ये ऐसे लिखा जाएगा, कवल कर रहा है, तो ये बनेगा। हमें यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3 इंटू L बराबर, इसको इधर भेजो तो बनेगा 1 अपान C कॉमन 1 अपान ओमेगा 3 प्लस 1 अपान ओमेगा 1, ये बनेगा। अब तुम इसको हटा दो, अब तुम इसको हटा दो, इससे क्या डिराइव हो क्या आएगा, LC इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 3 बनेगा। अच्छा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज 1 अपान रूट LC, तो LC की जगह क्या लिख सकते हो, LC की जगह पे तुम लिख सकते हो यहाँ से इसको स्क्वायरिंग कर दो तो ओमेगा नॉट के स्क्वायर बराबर 1 अपान LC बनेगा। इसका मतलब वैल्यू क्या बन गई, दिस इज 1 अपान LC किधर भेजो, इसको इधर भेजो, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ओमेगा नॉट बराबर किस हो गया, रूट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 3 होगा। इसका मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 का अर्थमेटिक मीन ओमेगा नॉट है। इसका मतलब हो गया कि F3 और F1
का जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, मतलब सर्किट को रेजिस्टिव बना देगा। इसका मतलब ये हो गया कि जीएम ऑफ F1 F2 सर्किट को रेजिस्टिव बनाएगा, मतलब थर्ड होगा। तो पी का आंसर में 1 2 दिखना चाहिए, 1 2। क्यू के आंसर में 1 2 दिखना चाहिए, तो देखिए ये है 2 इसमें 1 इसमें, और ये 3 sp3 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है इसमें। तो सी पार्ट इसका मोस्ट प्रूड आंसर। सी और आर पे क्या प्रूफ कर रहा है, 2। आर पे क्या प्रूफ कर रहा है, 2। आ रही है ना, ये 2 प्रूफ कर रहा है, इंडक्टिव बना रहा है, इंडक्टिव। तो ये कैसे होता है देखिए, एक्चुअली में एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम। तो इनका जो ईएम होगा ना, इनका जो ईएम होगा वो हमेशा जीएम से ज्यादा आएगा, जीएम से ज्यादा आएगा। तो देखो इसका मतलब F3 और F1 का जो ईएम आएगा वो जीएम ये बीच वाला है, इस बीच वाले से ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा तो आगे चला गया ना इंडक्टिव। यहाँ पे भी देखो ये F1 है, ये F3 है, तो इन दोनों का ईएम रेजिस्टिव बनेगा, जीएम रेजिस्टिव बनेगा, तो ईएम क्या आएगा, ईएम इससे आगे आएगा ना, सर्किट को इंडक्टिव। ठीक है, तो दिस वन इज द गुड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से मैंने डिस्कस किया डीपीपी नंबर 45। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर, नहीं डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 6 कल से। थैंक यू।